देखो सेक्शन 15 में किस चीज़ को रेलेवेंट बता रहा है, ठीक है? न्यायालय के सामने ये क्वेश्चन उठता है कि जो एक्ट हुआ है, कोई काम हुआ है, वो एक्सीडेंटली हुआ है या इंटेंशनली हुआ है, ठीक है? तो न्यायालय किन-किन बातों को मानेगा कि ये रेलेवेंट फैक्ट है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखो, वेयर देयर इज़ अ क्वेश्चन वेदर द एक्ट वाज़ एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल। मतलब कोई क्वेश्चन ये उठा है कि ये काम जो किया है, वो जानबूझ के किया है या अननोइंगली में किया है? ये क्वेश्चन उठा है। और डन विथ अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन, क्या वो पर्टिकुलर नॉलेज के साथ काम किया गया है या पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ किया गया है या नहीं किया है? क्वेश्चन ये उठा है। तो उसके रिगार्डिंग में क्या-क्या एविडेंस दे देगा? दैट दैट फैक्ट दैट सच एक्ट फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ सिमिलर ऑकरेंस। मतलब जो एक्ट है, वैसा ही सिमिलर ऑकरेंस पहले भी हो चुका है। अगर हम इस चीज़ का फैक्ट देना चाहें, तो रिलेवेंट है, क्या दिखाएगा? अगर हम एक काम है, वो कह रहा है कि बार-बार पहले भी ऐसा-ऐसा काम हुआ है, ठीक है? तो क्या दिखाएगा कि वो जानबूझ के ऐसा काम करता है? In each of which the person doing act was concerned is relevant। हर एक बार अगर वही पर्सन उस एक्ट को कर रहा है, ठीक है? तो ये रिलेवेंट मान लीजिएगा। इस सेक्शन में कह रहा है when the question is whether the act with which a person is charged is accidental or incidental, the defense of the accident has been set up। ये सेक्शन कब अप्लाई होगा कि क्वेश्चन ये उठा है कि ये काम जो है वो एक्सीडेंटल हुआ है कि इंटेंशनल हुआ है, और जो एक्यूज्ड है वो ये डिफेंस ले रहा है कि हम एक्सीडेंटली हुआ है। तब जाके इस सेक्शन को हम लोग खोलेंगे। पहला बात है कि डिफेंस वो ले रहा है कि एक्सीडेंटली हुआ है, तभी जाके इस सेक्शन खोलेंगे। दूसरा क्या कहेंगे, व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर द एक्ट वाज डन विद द पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन। क्वेश्चन ये उठ रहा है कि वो पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन के साथ वो काम किया है या नहीं किया, तब जाके ये सेक्शन खुलेगा। ये केस है तुम्हारा, एक केस है मार्किन वर्सेस अटॉर्नी जनरल फॉर न्यू साउथ वेल्स 1894। जाहिर सी बात है इंडियन केस नहीं है। इसमें एक पेरेंट्स के कोर्टयार्ड में एक बच्चा दफनाया हुआ मिला। उस बच्चा को उन्होंने थोड़े दिन पहले ही अडॉप्ट किया था। एक अडॉप्टेड बच्चा को दफनाया हुआ मिला उसके कोर्टयार्ड में, आंगन में। वो लोग बोले कि बेचारा एक्सीडेंटली मर गया था और हम लोग इसका क्रियाक्रम करके इसको दफना दिए। कोर्ट के सामने ये फैक्ट दिया गया कि प्रीवियसली 2 बार और ऐसा हुआ था कि ये दोनों जो मेल फीमेल है, वो बच्चों को अडॉप्ट किए थे और वो लोग भी अपने कोर्टयार्ड में मरा हुआ मिला था। ये क्या शो कर रहा है प्रीवियस कंडक्ट, पहले जो हुआ था, कि वो इंटेंशनली ये काम कर रहे हैं। क्वेश्चन ये उठा था कि एक्सीडेंटली वो बच्चा मरा था कि इंटेंशनली मरा था। पहले बार 2 बार और ऐसा हो चुका था, बच्चा मरा वो लोग दफना दिए, बच्चे मरा वो लोग ये इंटेंशनली शो कर रहा है ना, इसलिए इस सेक्शन में ये बात रेलेवेंट हो जाएगा। जो इस सेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट केस है, वो है तुम्हारा एम्परर वर्सेस पाचूदा, ठीक है? पंचम, पंचू, PANCHU, पंचू दास, ठीक है? ये केस है तुम्हारा 1920 का। ये एम्परर वर्सेस पंचूदा के केस में क्या हुआ था कि पंचूदा जो था वो एक प्रोस्टिट्यूट को मिलता है, जो कि बहुत रिच प्रोस्टिट्यूट थी। बताता है अपने आप को कि हम एक बहुत अ, अमीर जमींदार परिवार से बिलोंग करते हैं। प्रोस्टिट्यूट जो थी वो इसकी मिस्ट्रेस बनने के लिए तैयार हो जाती है, ठीक है? प्रोस्टिट्यूट जो थी ये पांचू दास की रखैड़ बनने के लिए तैयार हो जाती है। 1-2 दिन बाद वो एक और आदमी को मिलाता है उस मिस्ट्रेस से, ठीक है? उस प्रोस्टिट्यूट से। प्रोस्टिट्यूट का नाम डाको रहता है, DAKO, डाको। प्रोस्टिट्यूट का नाम है डाको। डाको से वो एक और आदमी को मिलाता है और बताता है कि ये मेरा दरवान है, डोर कीपर है।
और ये तुम्हारे पास मेरा संदेशा लेके आते जाते रहेगा। कुछ समय बीत जाता है। एक दिन डाकू जो रहती है वो अपने बोतल हाउस में जहाँ थी रहती थी वो, वहां पर उसका सर कटा हुआ मिलता है, मतलब सर पूरा ही कटा हुआ रहता है अलग, मतलब बॉडी अलग और सर अलग कटा हुआ मिलता है। और उसका जितना जितना भी ज्वेलरीज वगैरह था, जितना भी उसका ये सब था, गायब हो जाता है। ठीक है। पुलिस खोजबीन में लगता है इन दोनों आदमी के। ये 2014 1914 का घटना था ये। ठीक है। उसके बाद 2016 में भी सॉरी 2000 करे 1916 में भी ऐसा ही घटना एक जगह और होता है। ठीक है। उसमें भी कोई आदमी अपने आप को बहुत रिच जमींदार में बुला के प्रोस्टिट्यूट से मिलता है और फिर बाद में प्रोस्टिट्यूट का सारा गहना गायब हो जाता है। 1918 में भी होता है। 2 बार और हुआ है घटना, ऐसा ही सेम घटना हुआ है। 2014 में हुआ, सॉरी 1914 में हुआ है, 1916 में हुआ है, 1918 में हुआ है। 1918 के बाद ये दोनों आदमी रंगे हाथ पकड़ाया जाता है। ये दोनों आदमी का छानबीन होता है और पकड़ा जाता है। इन लोग जब पकड़ा गया, इन लोग पे ट्रायल चला डाको वाला मामला का, 1914 वाला के मामले में। जो एडवोकेट थे वो ये एविडेंस देना चाह रहे थे कि देखिए 2 बार और ऐसा हो चुका है, इसीलिए हम कहेंगे कि एक्ट जो किया जा रहा है वो इंटेंशनली किया जा रहा है, एक्सीडेंटली नहीं किया जा रहा है। ठीक है। मतलब इन दोनों आदमी का इंटेंशन है, ये लोग पूरा प्लान उलान के तहत ये सब काम करते हैं। फैसला जो आया वो मेजोरिटी से आया और इस चीज को एविडेंस नहीं लिया गया। तुम्हारे जो पहले जज थे जिनको इसको नहीं माने वो थे तुम्हारे सैंडरसन। सैंडरसन साहब पहला बात ये बोले कि इस सेक्शन का हम अवेल कब कर सकते हैं, मतलब इस सेक्शन को कब हम उठा सकते हैं। जब पहले तो ये बात उठे कि जो एक्ट हुआ है वो एक्सीडेंटली हुआ है कि इंटेंशनली हुआ है। इस बात का पहले हो, पहले तो ये होना चाहिए कि क्वेश्चन ये उठे न्यायालय के सामने कि एक्सीडेंटली हुआ है कि इंटेंशनली हुआ है, तब ना हम सेक्शन 14 को निकालेंगे, उठाएंगे। क्या उससे ये उसका सर कटा हुआ है, पूरा सर बॉडी से अटक अलग करके कटा हुआ है और वो जो फीमेल है वो मरी पड़ी है, उसका सारा गहना उना जो है वो गायब है। तो इसमें कोई डाउट उठ रहा है कि एक्सीडेंटली हुआ है? ये तो 100% श्योर है कि इंटेंशनली हुआ है। तो इस सेक्शन को हम लोग नहीं निकालेंगे। अटेम्प्ट किया गया कि इस सेक्शन के अंडर नहीं, कम से कम 9 और 11 के अंदर तो आप रेलिवेंट मान लीजिए। अटेम्प्ट उठाया गया कि इस सेक्शन को कम से कम आप सेक्शन 11 में तो रेलिवेंट मान लीजिए, 14 में नहीं मान रहे तो। जो 1916 का घटना है और 1918 का घटना है, इस दोनों को तो कम से कम आप सेक्शन 11 में रेलिवेंट मान लीजिए। जस्टिस मुखर्जी इस बात को समझाते हुए बोले कि मान लो कि 1914 में ए और बी मिलके इस घर में डकैती हुआ है, मतलब इस घर में चोरी हुआ है, ऐसा मान लीजिए। और 1918 में सी और डी मिलके एक घर में चोरी की है। तो इस दोनों में कहीं भी कोई प्रोबेबिलिटी लग रहा है कि ये और ये आदमी सेम थे? कहाँ से आप इस दोनों को मिला दीजिएगा? एक घर में उस टाइम में चोरी हुआ है, दूसरे घर में 2 साल बाद चोरी हुआ है, तो दोनों चोरी एक ही आदमी किया है, इसको आप कंक्लूजन कैसे निकाल सकते हैं? 16 में भी वो वाला घटना घटा, 18 में भी वो वाला घटना घटा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो 14 वाला घटना था वो 16 वाला घटना और 18 वाला घटना एक ही आदमी ने किया है, तीनों घटना एक ही आदमी किया है? हम सेक्शन 11 के अंडर नहीं रिलेवेंट मांगेंगे। जो डिसेंटिंग जज था वो था जस्टिस CHAUDHURI। ठीक है। चौधरी पढ़ेंगे ना इसको, चौधरी के हिसाब से ये 14 के अंडर और 15 के अंडर रिलेवेंट मानना चाहिए था। ठीक है। वो डिसेंटिंग जज था, वो बाकी मेजोरिटी वाले फैसलों से, बाकी मेजोरिटी वाले जजों से मेल लिखा है। 3 जज का बेंच बैठा था। 2 जज जो था वो ये माना कि नहीं माना कि सेक्शन 14 में नहीं माना, सेक्शन 11 में नहीं माना, और इनके हिसाब से ये रिलेवेंट होना चाहिए था सारा बात। लेकिन मेजोरिटी नहीं मानने वालों का, तो फिर तो फैसला उसी अनुसार से हुआ। अगला इम्पोर्टेंट केस जो है वो तुम्हारा
हैरिस वर्सेस डीपीपी का केस है। हैरिस वर्सेस डीपीपी के केस में क्या हुआ था कि एक पुलिस मैन जो कि पेट्रोलिंग कर रहा था उसको पकड़ा गया कि वो पेट्रोलिंग करते टाइम ये जो वेजिटेबल फ्रूट एंड वेजिटेबल कंपनी के अंदर घुस के पैसा चुरा कर रहा था। ठीक है, कंपनी था वो फ्रूट एंड वेजिटेबल का कंपनी था। उस कंपनी के अंदर ये व्यक्ति जो था वो घुस घुस के पैसा चुरा रहा था। 7 बार पहले और चोरी हो चुका था, 7 टाइम्स। वैसे ही जब इतना बार चोरी हो रहा था तो फ्रूट एंड वेजिटेबल कंपनी वाले ने पूरा फील्डिंग बैठाया, 2 प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया और कहा कि चलो पता लगाओ ये कौन चोरी कर रहा है। जो लास्ट टाइम पकड़ा गया वो था एक पुलिसमैन था जो पेट्रोलिंग कर रहा था। ये लोग देखा, डिटेक्टिव लोग देखा कि एक घुसा है प्रेमिसिस के अंदर, पैसा लिया है, चोरी किया है और भाग गया है। ये लोग जब था तो पुलिसमैन को रिकॉग्नाइज किया। इसके घड़ी के साउंड, इसके घड़ी, इसके हैंड वॉच था वो, उसमें अलार्म बजता था, उस अलार्म को भी ये लोग रिकॉग्नाइज किया। कोर्ट ये हेल्ड किया कि ठीक है आप इस चोरी के लिए तो इसको हम मान लेंगे कि इस चोरी ये जो चोरी है, ठीक है, उस इस आदमी ने ये चोरी किया है ये हम मान लेंगे, लेकिन पहले के 8 चोरी जो है वो इसी आदमी ने किया है, ये हम नहीं मानने वाले हैं। हैलिस वर्सेस क्रेन्स का केस है लास्ट तुम्हारा, क्रीज। हैलिस वर्सेस क्रीज 1908 का। एक आदमी पे डैमेजेस का सूट फाइल किया। जो आदमी था वो शॉप नाई था, बार्बर था। इसने इसने किसी आदमी का शेविंग किया था सर के पीछे, या शेविंग किया था जिसके कारण से उसको रिंग वर्म हो गया था, दांत खाज खुजली। ठीक है, इसने कहा कि आप डर्टी रेजर से किए हैं मेरा, इसलिए मेरा हो गया रिंग वर्म। एविडेंस ये दिया गया, वो कहा कि डर्टी रेजर से नहीं हुआ, एक्सीडेंटली हो गया। 2 बार और 2 आदमी को और लाया गया जिसको कि रिंग वर्म हो गया था, 2 विटनेसेस लाया गया जो पहले वहां सेविंग कराया और दोनों को रिंग वर्म हो गया। तो जब दो दो विटनेसेस को और ला रहा है तो ये बताया जा रहा है कि ये एक्ट जो है वो इंटेंशनली है ना कि एक्सीडेंटली है। तो इस चीज को रेलिवेंट मानेंगे इस केस में।